आप सबका मेरे चैनल किरण एजुकेशन बाई अलका किरण में स्वागत है। आज मैं जीव जनन कैसे करते हैं अर्थात जनन में अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें पिछले वीडियो में अलैंगिक जनन की विधियों के कुछ बारे में कुछ बताई थी, शेष इस वीडियो में। तो देखते हैं अलैंगिक जनन की कितनी विधियां हैं और वे कैसे होती हैं। तो पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि विखंडन अर्थात एक कोशिकीय जीवों में एक या एक से अधिक भागों में खंड होना, ये विखंडन के अंतर्गत। जैसे अमीबा, मलेरिया परजीवी, खंडन ये है सरल बहुकोशिकीय जीवों में होने वाले खंडन की प्रक्रिया, जिसमें जीव खंड खंड में टूटकर और प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीव को बनाते हैं। जबकि मुकुलन में जीव शरीर के धरातल से मुकुल या कलिका निकलती है, जिससे जीवों में जनन की क्रिया होती है। मुकुल वृद्धि करके अलग हो जाते हैं और बड़े जीव में नए जीव में विकसित हो जाते हैं। पुनर्जनन जिसमें सरल बहुकोशिकीय जीवों में जीव के शरीर को जितना खंड कर दिया जाए, प्रत्येक खंड विकसित होकर नए अपने पूरे शरीर को प्राप्त कर लेता है। ये प्लेनेरिया जो मुक्तजीवी है उसमें हम दिखाए थे कि प्लेनेरिया में जबकि उसमें आई स्पॉट भी था, फिर भी पूरा शरीर विकसित हो जाता है। जितना टुकड़ा कर दिया जाए उतने टुकड़े से एक नया प्लेनेरिया का निर्माण हो जाता है। तो ये था 4 बता चुके हैं, विखंडन, खंडन, मुकुलन, पुनर्जनन तक। अब हम आज 5वां नंबर बीजाणु समासंग या इसी को कहते हैं बीजाणु जनन, या अंग्रेजी में इसका नाम है स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन। देखते हैं इसमें कैसे अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो बीजाणु जनन में अलैंगिक जनन की क्रिया कैसे होती है। कुछ सरल बहुकोशिकीय जीवों में, ये जितनी भी विधियाँ सरल बहुकोशिकीय जीवों के लिए, ये तो एक कोशिकीय जीवों के लिए, कुछ सरल बहुकोशिकीय जीवों में बीजाणु द्वारा जनन की क्रिया होती है, इसीलिए इसको बीजाणु जनन कहा जाता है। बीजाणु द्वारा जनन की क्रिया के कारण ही इसे बीजाणु जनन कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। राइजोपस है क्या? राइजोपस एक कवक है जो ब्रेड को कुछ दिनों, खास करके बरसात में तो आसानी से लग जाता है, और जब उसे सूखे धूप में रखते हैं और हल्का सा उसको टच करते हैं तो धूल जैसा निकलता है, यही उसका स्पोर है। तो राइजोपस एक कवक है जो रोटी, ब्रेड ये सब में लग जाता है और इसमें जनन इसी विधि द्वारा होती है। सोचिए हम अनाज को बोने के लिए दाने रखते हैं, धान गेहूँ जो भी, लेकिन क्या कवक ये सब को हम रखते हैं बीज, फिर भी रोटी को रखिए बरसात में कहीं भी कुछ भुआ लग जाता है, उसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में भुआ भी कहते हैं। ये कवक फंजाई जो भी कहिए, इसका ये वैज्ञानिक या बायोलॉजिकल नाम हुआ। तो राइजोपस एक कवक है और इसमें इसी ढंग से वृद्धि होती है। कुछ ही दिन में ब्रेड को अंधेरे में रखने से, बरसात के दिनों में खास करके नमी युक्त जगह में रखने से उसमें एक धागा नुमा रचना निकल जाता है और उसी में स्पोर का निर्माण होता है। तो इसके बारे में डिटेल। राइजोपस ये बीजाणु का निर्माण विशेष प्रकार की रचना बीजाणु धानी में होती है, यानी जिसमें बीजाणु का निर्माण होता है उस रचना का नाम है बीजाणु धानी। बीजाणु धानी एक विशिष्ट रचना है, गदानुमा ऊपर की ओर हो जाती है, और जब बीजाणु धानी परिपक्व हो जाता है तो इसमें ढेर सारे जो बीजाणु होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक कठोर भित्ति होती है, एक कठोर आवरण होता है जो बीजाणु को प्रतिकूल परिस्थिति में उसको बचाए रखता है, और अनुकूल परिस्थिति आने पर ये बीजाणु या स्पोर अंकुरित होकर नए राइजोपस के पौधे या कवक का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से बीजाणु द्वारा बीजाणु
जनन की क्रिया को कहेंगे बीजाणु जनन। और बीजाणु का निर्माण कहाँ हुआ? बीजाणु धानी में। इसका एग्जाम्पल है राइजोपस, यानी कवक वर्ग के जितने भी जीव हैं उसमें इसी तरह से बीजाणु जनन द्वारा जनन की क्रिया होती है। तो अब हम चलें नंबर 6, कायिक प्रवर्धन। ये आपका फोटो हुआ राइजोपस का, और ये इसका बीजाणु धानी में बीजाणु का निर्माण। ये छोटे छोटे बीजाणु हैं, ये सब बीजाणु है। चलिए नंबर 6, कायिक प्रवर्धन, या इसको हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं, अंग्रेजी इसका है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? अलैंगिक जनन। सारी विधियां अलैंगिक जनन की है। तो अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें पौधे के वर्धी भाग से नए पौधे का निर्माण होता है उसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। पौधा का वर्धी भाग, ये क्या होता है? वर्धी भाग माने जो बढ़ने वाला भाग होता है, लेकिन एकदम मैं न्यूली माने ऊपर का टिप्स लेंगे तो उससे नहीं बनेगा, थोड़ा मैच्योर भाग होना चाहिए, लेकिन बढ़ने वाला। वर्धी भाग से नए पौधे का निर्माण होता है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर वर्धी भाग क्या हो सकता है? जड़ भी हो सकता है, तना भी हो सकता है, पत्ती भी हो सकता है। हम लोग जो भी धान गेहूँ तो बीज बोते हैं, लेकिन इसमें है कायिक प्रवर्धन। कायिक यानी शरीर के भाग से, जड़ द्वारा भी, तना द्वारा भी, पत्ती के द्वारा भी नया पौधा बन सकता है। ये कायिक प्रवर्धन प्राकृतिक भी होता है, कृत्रिम रूप से भी होता है। तो जड़ के द्वारा किसमें होता है प्राकृतिक रूप से? शीशम। शीशम का पौधा देखे होंगे, जहाँ शीशम का पौधा होता है उसके कुछ दूर पर ही उसके जड़ से बहुत सारे नए नए पौधे निकल आते हैं। तो ये हुआ जड़ के द्वारा। तना के द्वारा गन्ना, गुलाब, अंगूर, ये तो कृत्रिम रूप से भी लगाए जाते हैं कि तना गन्ना को ये कर दो, रोप दो ज़मीन में। कम से कम देखिए ये हमारा मनी प्लांट है, इसको हम तना के द्वारा कैसे रोपेंगे? अगर ये तना का पहचान है कि उसका नोड होता है, यानी पर्व संधि होती है, जहाँ पर जोड़ है उसका नाम है पर्व संधि। ये भी पर्व संधि है, और दो पर्व संधि के बीच की दूरी को कहेंगे पर्व। तो पर्व रोपेंगे, केवल नया पौधा नहीं बनेगा, लेकिन वैसा भाग लेना है जहाँ दो पर्व संधि हो। दो पर्व संधि कम से कम होना चाहिए, यानी पत्ती वाला भाग। अगर इसको हम रोपें तो इससे नया पौधा बन जाएगा। यानी हुआ तना के द्वारा नया पौधा मनी प्लांट से, किसी भी चीज़ जनरली जिसमें बीज जीवन क्षम कम होते हैं या बीज बनते ही नहीं, उन पौधों का कायिक प्रवर्धन द्वारा नया पौधा बनाया जाता है। तो जहाँ जहाँ जोड़ है, देखिए संधि है, वहाँ से जड़ निकल आई है। ये हुआ तना के द्वारा। तो तना के द्वारा ये प्राकृतिक रूप से भी अपने आप ज़मीन में सट गया तो बन जाता है। और देखिए आलू, आलू भी तना है। कैसे जानेंगे कि आलू तना है? इसकी पहचान है कि जहाँ जहाँ आलू का आँख है, ये हम लोग अपनी भाषा में आँख बोलते हैं, वहाँ से इसके नए नए बड निकल आते, भी निकलने वाले हैं, नए नए बड निकल आते हैं। इसकी पहचान तना का वही पहचान है कि उसमें पर्व संधि दिखनी चाहिए, उसमें पर्व दिखनी चाहिए। तो ये हुआ इसका पर्व संधि, और दो पर्व संधि के बीच की दूरी पर्व। तो पर्व संधि जहाँ जहाँ है, नोड जहाँ जहाँ है, वहाँ से इसकी कलिका निकल आती है, और इसके द्वारा इसका कायिक प्रवर्धन होता है। आलू का तो बीज होता नहीं, आलू से ही। ऐसा भी है, बड़ा आलू है तो इसको जितने टुकड़े में बांट देंगे, शर्त है कि उसका आई उसमें होना चाहिए, वहाँ से नोड निकलेगा और आलू का पौधा बन जाएगा। इस तरह से हम देखें, तने के द्वारा प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों तरह से अलैंगिक जनन होता है। पत्ती एक ब्रायोफिलम, इसका और भी नाम है, पत्थर चट्टा बोलें, ब्रायोफिलम बोलें, या एक और नाम है अजूबा। इसके पौधे को बस ज़मीन में उसकी पत्ती सकनी चाहिए, उसमें खाँचें होती हैं, इस तरह से पौधे की खाँचें होती हैं। जहाँ जहाँ खाँच होता है,
ज़मीन में सटते ही उन खाँचों से नए पौधे निकल आते हैं। तो ये अजूबा की पत्ती से भी नया पौधा बन जाता है। इस तरह से हम देखें कायिक प्रवर्धन में होता क्या है, तो पौधे के किसी वर्धी भाग, जड़ से, तना से या पत्ती से नए पौधे निकल आते हैं। ये कायिक प्रवर्धन हुआ। ये प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है और कृत्रिम रूप से। अब हम देखें आखिर कायिक प्रवर्धन से क्या लाभ हैं, इससे पौधे कैसे क्या लाभ होता है। तो सबसे कायिक प्रवर्धन के लाभ लिख देते हैं और ये पॉइंट वाइज हो जाएगा आपका। कायिक प्रवर्धन से लाभ है कि कम समय में इससे फल और फूल प्राप्त हो जाते हैं। फल और फूल निकल आते हैं, जल्दी बन जाता है। जबकि हम बीज से करेंगे ज़्यादा लगेगा, फूल निकल जाते हैं। अगला इसका क्या फ़ायदा है, वैसे पौधों में कायिक प्रवर्धन लाभकारी है जो जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। वैसे पौधे जिनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, या सपोज जैसे अंगूर में बीज होता है, उसके फूल में बीज आप लोग देखे होंगे, बीज जीवन क्षम नहीं, उसको बो के देखिए नहीं पौधा उगेगा। बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है या बीज जीवन क्षम नहीं होते। जीवन क्षम नहीं होते हैं, ये हुआ लाभ। एक और लाभ, इस तरह से कायिक प्रवर्धन से जो भी पौधे बनेंगे वो आनुवंशिक रूप से एकदम समान होंगे, यानी गुणों में अपने पैतृक गुण के समान होंगे, आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। नंबर 4, कायिक प्रवर्धन का उपयोग कहाँ किया जाता है। हर चीज़ का होता है कि ये है तो क्या फ़ायदा है, तो कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है बागवानी में, यानी बगीचे में उगाए जाने वाले पौधे इस विधि से रोपे या लगाए जाते हैं कि कट करके जल्दी जल्दी ज़्यादा जगह में जल्दी से तैयार हो जाए। इस तरह से कायिक प्रवर्धन पौधों के लिए, खास करके बागवानी के लिए ज़्यादा उपयोगी पौधा है। ये हुआ कायिक प्रवर्धन, यानी पौधों में होने वाली अलैंगिक जनन की क्रिया। और सब चीज़ है कि पौधा या छोटे नीचे कैटेगरी नीचे किस्म के जीव जंतु हैं, लेकिन कायिक प्रवर्धन शब्द जब भी बोलेंगे ये जंतुओं में नहीं, पौधों में होने वाली अलैंगिक जनन की घटना है। यानी कायिक प्रवर्धन पौधों में होने वाली अलैंगिक जनन, या परिभाषा के तौर पर अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें पौधे के वर्धी भाग से नए पौधे का निर्माण होता है। अब हम आ जाएं उत्तक संवर्धन के लिए। नंबर 7 और अंतिम, उत्तक संवर्धन। अंग्रेजी में इसको टिश्यू कल्चर भी कहा जाता है। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर ये भी अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो चलिए परिभाषा के तौर पर बोलें, उत्तक संवर्धन अलैंगिक जनन की आधुनिक विधि है जिसमें पौधे के किसी वर्धी भाग से उत्तक का एक छोटा टुकड़ा लेकर नए पौधे की प्राप्ति कृत्रिम रूप से किया जाता है। छोटा सा भाग, उत्तक के छोटे से भाग से
नए पौधे की प्राप्ति कृत्रिम विधि द्वारा, कृत्रिम रूप से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल आधुनिक विधि है। उत्तक संवर्धन अलैंगिक जनन की आधुनिक विधि है, जिसमें पौधे के किसी वर्धी भाग, दोनों सेम है। इसमें भी हम पौधे का वर्धी भाग लिए थे और इसमें भी पौधे का वर्धी भाग से ही नया पौधा प्राप्त किया जाता है। अंतर क्या है? इसमें पौधे का वर्धी भाग बड़ा सा टुकड़ा लिया जाता है। अब एक पौधे को रोपने के लिए इतना बड़ा टुकड़ा, लेकिन उत्तक संवर्धन में एक उत्तक लेना है, कोशिका लेना, बहुत छोटा सा टुकड़ा लेना है। ये अंतर हुआ। तो उत्तक के छोटे भाग से नए पौधे की प्राप्ति कृत्रिम रूप से किया जाता है, उसे उत्तक संवर्धन कहा जाता है। इस विधि में होता क्या है कि पौधे के वर्धी भाग से उत्तक का एक छोटा टुकड़ा, एकदम छोटा सा टुकड़ा, इसमें तो हम कायिक प्रवर्धन के लिए जब तक बड़ा सा टुकड़ा नहीं लेंगे तब तक हमारा पौधा बनेगा नहीं। गुलाब लगाते हैं, तना का कम से कम 2 नोड होता है तभी लगाते हैं। उसी तरह से ये मनी प्लांट है, कम से कम 2 पर्व संधि होना चाहिए तभी पौधा लगेगा। लेकिन उत्तक संवर्धन में है कि उत्तक का एक छोटा टुकड़ा, कोशिका स्तर, कोशिका या उत्तक बस छोटा सा भाग लेकर उसे अजर्म दशाओं में पोषक माध्यम में रखा जाता। क्रिया विधि है, कैसे हम उत्तक संवर्धन के द्वारा पौधा प्राप्त कर सकते हैं। तो क्रिया विधि चरण वाइज या स्टेप वाइज जो भी कहिए, सर्वप्रथम पौधे के वर्धी भाग से उत्तक का एक छोटा टुकड़ा, उत्तक का छोटा टुकड़ा ले लिया जाता है और उसे अजर्म दशाओं में पोषक माध्यम, मिट्टी में नहीं, टेस्ट ट्यूब में पोषक माध्यम में रखा जाता है। इससे क्या होता है कि वो उत्तक का छोटा टुकड़ा बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं का समूह बना लेता है, जिससे अब ये और विभाजित हो गया, कोशिकाओं का समूह बना लेता है, जिसे कैलस कहा जाता है। कैलस बोर्ड मॉडल आपका एग्जाम में दे सकता है। वर्धी भाग में उत्तक का छोटा टुकड़ा बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं का समूह बना लेता है, जिसे कैलस कहा जाता है। अब अगले स्टेज में कैलस, एकदम हम छोटा टुकड़ा लिए थे, अब कैलस थोड़ा बड़ा हो गया। कैलस को और अधिक टुकड़ों में बांटकर प्रत्येक टुकड़े को एक बार रूटिंग मीडियम, रूटिंग माने वैसा माध्यम जिससे जड़ निकल जाता हो, तो एक बार उसे रूटिंग मीडियम में रखा जाता है। इससे उसमें कैलस में जड़ निकल आती है। रूटिंग मीडियम में डालने से क्या होगा? जड़, रूट निकल आएगा। फिर स्थानांतरित किया जाता है। रूटिंग मीडियम के बाद इस टुकड़े को जिसमें से जड़ निकल आया, उसको शूटिंग मीडियम में डाला जाता है, यानी तना निकलने वाला माध्यम शूटिंग मीडियम में डाला जाता है, जिससे उसमें तने निकल आते हैं। इस नन्हे पौधे का नाम है नन्हा पौधा या पादपक, हिंदी में पादपक, प्लांटलेट। जो तैयार हुआ उसको मिट्टी में या गमले में रोप कर बड़ा और विकसित पौधा तैयार कर लिया जाता है। इस तरह से उत्तक संवर्धन द्वारा पौधे की प्राप्ति हो जाती है। इसके क्या लाभ हैं? बिल्कुल यही लाभ है कि ये होगा, इसमें कम समय में फल और फूल इसमें भी निकल आएंगे, फल फूल निकल आएंगे, प्लस ये पौधा कम समय में अधिक मात्रा में तैयार होगा, क्योंकि इस उत्तक संवर्धन से पौधा बनाने के लिए बड़ा सा टुकड़ा नहीं चाहिए, एकदम छोटा टुकड़ा। तो छोटे से भाग से पौधा तैयार हो रहा है, इसलिए बहुत अधिक मात्रा, इतना बड़ा टुकड़ा से तो कितना सारा पौधा बन जाएगा। कम समय में अधिक पौधे तैयार होंगे और आनुवांशिक रूप से समान होंगे, और सबसे बड़ी बात, ये जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु रोधी होंगे, क्योंकि बिल्कुल अजर्म दशाओं में इन पौधों को तैयार किया जाता है। और यहाँ भी इसका उपयोग
बागवानी में ही किया जाता है। लगभग ये पॉइंट और आनुवांशिक ये पॉइंट भी यही हो जाएगा। लेकिन एक फ़ायदा ये हुआ कि कम समय में अधिक मात्रा में तैयार होगा, अधिक संख्या में तैयार होगा। तो ये हुआ आज अलैंगिक जनन की सारी विधियाँ हो गई। 7 विधियाँ हैं, 7 विधियों के बारे में बता दिया गया। तो ओके, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।